नमस्कार, स्वागत है आपका NH1 में और मैं हूं हिमांशु शर्मा। 1 तारीख की वो भयानक रात, 2:15 बजे का समय, श्री माता वैष्णो देवी का भवन, 12 लोगों की कीमती जानें गईं, जबकि मैं ये कहूंगा कि 12 मां के भक्तों की जानें गईं और करीब 16 लोग घायल हुए। और उसके बाद गठन हुआ एक कमेटी का, LG साहब का ऑर्डर आता है और उस कमेटी में हैं 3 लोग। कमेटी में आज जो सजेशन देने थे, जो एविडेंस देने थे, उसका आखिरी दिन था। आज 5 तारीख है और ये कमेटी 7 तारीख तक गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मेरे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे XMLA रियासी श्री बलदेव राज शर्मा जी बैठे हैं। आज ये उस कमेटी से भी मिले, इन्होंने कुछ वहां अपनी सजेशंस रखी। इनसे बात करते हैं कि क्या प्रेजेंटेशन हुई। बलदेव जी, स्वागत है आपका NH1 में। धन्यवाद। बलदेव जी, बड़ा दुखद इंसिडेंट था और उस दिन हमने आपके भी बयान सुने, बाकी नेताओं के भी बयान सुने, लेकिन आज जो आपने प्रेजेंटेशन रखी, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये बड़ा दुखदायी घटना थी जो हुई, और मैं कह सकता हूं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनने के बाद या जब से ये माता के लोग भक्त जहां पे आ रहे हैं, ये एक पहली दफा है कि इस किस्म का दुर्भाग्य कारण यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि जिन्होंने 2:30 बजे ही इसको नोटिस लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिन्हा साहब को कि उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाते हुए इस सारे इंसिडेंट पे कि क्या वाकयात हुए, कैसे ये इंसिडेंट हुआ, और उस पर उसकी एक कमेटी बनाई और उसको ये काम सौंपा गया कि वो इस बात की पड़ताल करे कि इंसिडेंट की वजह क्या थी। उन्होंने ये भी इस कमेटी को सौंपा कि वो वजह के बाद किन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके लिए भी बताए। और तीसरा उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में ऐसा इंसिडेंट फिर कभी ना हो, उसके लिए कटरा में क्या करने की जरूरत है, भवन पे क्या करने की जरूरत है, वो कमेटी, वो भी रिकमेंडेशन अपनी जो है वो वहां कमेटी वो दे। और उसी सिलसिले में उस कमेटी ने एक जनरल पब्लिक को बुलाया था, जिसमें सब लोगों को एक दिया गया था मौका कि वो अपनी बात रखें। अपनी बात रखने के साथ अपनी एविडेंस रखें, अपनी एविडेंस रखने के साथ कटरा में क्या डेवलपमेंट किस एंगल से होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें रखें। उसी सिलसिले में वो मैं आज इस कमेटी को मिला था और कमेटी को मिलने के बाद वो अपनी सारी बात रखी थी कि किस वजह से ये आगे आने वाले वक्त में हमें रोका जा सकता है कि ऐसा इंसिडेंट ना हो। नंबर 1 तो जो पहले बिंदु थे 2, उसमें जो कमीशन या जो ये कमेटी बनी है वो सच्चे वे से सक्रिय है, वो एक तरीके से ही सक्रिय है। जिसमें ये शुरुआत कैसे हुई, इंसिडेंट कैसे हो गया, कहाँ पे लैप्सेस रह गए, हमें पूरा यकीन है कि जो कमेटी बनी है ये पूरा मतलब कि दूध का दूध कह सकते हैं, पानी का पानी, और बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से। और सिर्फ वो कमेटी के अलावा जो मुझे आज तक की खबर है, वो अपने तौर पे सेंट्रल सरकार की भी एक कमेटी इस पे काम कर रही है, जो हिडन कह सकते हैं आप। बाकी जो IB हो गई, CID हो गई, बाकी जो इदारे हैं वो भी इस बात पे नजर रखे हुए हैं कि कैसे क्या लैप्सेस कैसे हो गए। और ये कमेटी, मुझे पूरा यकीन है इस कमेटी पे कि जो रिपोर्ट आएगी ये बिल्कुल फेयर और बड़ी सही तरीके से अपनी रिपोर्ट देंगे, और उस रिपोर्ट में आने वाले वक्त में कि ऐसा इंसिडेंट फिर दोबारा ना हो जाए उस पर अमल होगा। रही बात कि ये आगे रोकने के लिए, मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ, विधायक होने के नाते कटरा का रहने वाला हूँ और कटरा के रहने वाला से हूँ। इस यात्रा के साथ हम सारे कटरावासी बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं सारे लोग। तो हमने अपनी तरफ से कुछ कोशिश की है कि ये सजेशंस इनको दी जाए। इसमें पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बोर्ड मीटिंग हुई परसों, उस बोर्ड मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए, और जो फैसले लिए गए वो इसी किस्म का इंसिडेंट फिर दोबारा ना हो, यात्रा सुचारू रूप से वहाँ पे चले और एक लोगों को अच्छा मैसेज आए। कुछ कार्रवाई बोर्ड की तरफ से नेशनल स्टेज पे उन्होंने की हुई है, जिसमें करने के बाद उन्होंने ये सारे का सारा जो चोकिंग का सिस्टम है, चाहे वो कटरा हो, चाहे वो भवन हो, चाहे हो, उसमें कुछ उन्होंने प्रिलिमिनरी, मैं कह सकता हूं कि कुछ ऑर्डर्स भी उन्होंने दिए हैं। जिसमें एक उन्होंने जो ऑर्डर किया है कि यात्रा जो होगी वो ऑनलाइन होगी सारी की सारी। अब उसकी मोडलिटीज का भी पता नहीं है, सॉफ्टवेयर का पता नहीं है। श्राइन बोर्ड की तरफ से जैसे कहा गया कि ऑनलाइन होगी, मगर मुझे पूरी यकीन है कि ऑनलाइन के साथ साथ ये ऑफलाइन भी कुछ करेंगे, जिससे ऑनलाइन जहाँ वो जो लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है,
जो घर से चल पड़ा, जिसने अपनी पहले टिकट नहीं ली, उसके लिए मैं श्राइन बोर्ड को समझता हूं कि आने वाले वक्त में वो सब लोगों से कंसल्टेंट करके यहाँ के जितने लोगों के इंटरेस्ट यहाँ पे हैं, चाहे वो होटलियर्स हों, चाहे वो गेस्ट हाउस वाले हों, चाहे वो कोई एसोसिएशन हो या कटरा के बुद्धिजीवी हों, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल है बोर्ड फिर भी इस बात पे ध्यान देगा। और जो वैसे यात्री यहाँ पे आ रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो इस बात के लिए कि आपको मतलब यहाँ पे जो पर्ची का प्रावधान रहेगा, चाहे उनको वो पर्ची अगर आपकी यात्रा का नंबर पूरा हो गया है तो उसके बाद चाहे वो आप उसको उनको वेटिंग ही दे दे, मगर मैं जो समझता हूँ वो श्राइन बोर्ड करेगा भी। अगर नहीं करेगा तो हम पूरे जोर से उनको कहेंगे भी, गवर्नर साहब को भी मिलने की जरूरत पड़ी तो मिलेंगे, ताकि ये जो एक थोड़ी सा कन्फ्यूजन जो कटरा में चला गया है कि ऑनलाइन ही सारा होगा, इसको मेरे ख्याल वो एड्रेस करेंगे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो एड्रेस हो जाए। दूसरा, उसी के इवज में जो सारी चीज अब चल रही थी कि भाई कंजेशन को दूर करने के लिए डेवलपमेंट के एंगल से कैसे होना चाहिए, जो मैंने अपनी तरफ से एज ए एक्स-एम-एल-ए होने के नाते वहां उनको सजेशंस दी हैं, वो मोटे तौर पे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में दी हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में देने का ये मतलब है कि वो ऑन रिकॉर्ड रहे, और ऑन रिकॉर्ड रहने का मतलब ये है, ऑन रिकॉर्ड रहने का मतलब ये है कि ताकि वो ऐसे न चले जाएं। उसमें मैंने जो सबसे बड़ा बिंदु लिया है वो ये लिया है कि कटरा आने वाले वक्त में जिस किस्म की सेंट्रल सरकार की नजर है, वो जैसे श्राइन सर्किट को जोड़ रहे हैं, जिसमें दिल्ली से लेके अमृतसर हाईवे 4 हाईवे लेन और उसको कटरा के साथ जोड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में ये सारे श्राइन सर्किट जो है थ्रू आउट कंट्री जोड़ने का जो उन्होंने काम किया है, उसी से एक डेवलपमेंट का रास्ता मुझे लग रहा है कि वो खुलना है, जिसमें आने वाले वक्त में मैंने जो अब अपनी डिमांड्स रखी है, मैंने तो ये रखी है कि जो मास्टर प्लान कटरा है आज एज ऑन डेट, उसको फौरी तौर पे रिविजिट करने की जरूरत है, और उसको बदल के ठीक तरीके से मास्टर प्लान वो जो है वो आज अगर हम कटरा में कोई श्रद्धालु आता है तो उसको पिलग्रिम टाउन का अफेक्ट नहीं नजर आता। वो एक सोचता है कि मैं एक ग्रोइंग टाउन में आप पहुंचा हूं, मगर आइडिया ये है कि ये मास्टर प्लान रिवाइज करने के बाद ये अब सिर्फ कटरा का मास्टर प्लान नहीं बनेगा, ये केडीए का मास्टर प्लान बनेगा, जिसकी हदें बढ़ी हुई हैं, और वो बढ़ने के साथ साथ इसको रिविजिट करने की जरूरत है और रिवाइज करने की जरूरत है। उसी लाइन पे रिवाइज करने की जरूरत है कि जैसे हमारे धार्मिक सर्किट जो हैं वो बाकी हिंदुस्तान में जिस किस्म से वो ग्रोइंग कर रहे हैं, और वैसे उसी पैटर्न पे इसको करने की जरूरत है। ये मैंने डिमांड रखी है। दूसरी डिमांड जो मैंने रखी है कि इसको हेरिटेज टाउन अमृतसर के मुताबिक इसको भी हेरिटेज टाउन बना दिया। हाँ, इसको भी हेरिटेज टाउन को लिए घोषित करके वो स्टेप सारे उठाए जाएं कि ये आने वाले वक्त में वो अमृतसर की तर्ज पे ये टाउन जो है वो हो जाए। और उसी के साथ मैंने जो कहा कि ऑलरेडी जो पाइपलाइन में काम है, जो कटरा की तरक्की के लिए कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, चाहे उसमें 6 लेन का काम हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट ने अभी एक फैसला किया है आईएमएस का एक फैसला किया है, जिसमें थ्री पार्टी एग्रीमेंट है, जिसमें इंटर मॉडल स्टेशन कमिंग अप टू कटरा फैसिलिटी टू प्रोवाइड सिंगल पॉइंट हब फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर, रेल एंड रोड। इसके लिए गवर्नमेंट ने तो अपनी मंजूरी दे दी है, और ट्री पार्टी एक एग्रीमेंट होना है जिसमें रेलवे, जिसमें हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और जिसमें केडीए को काम करना है। मैंने उस पर भी फोकस किया है कि ये जो पुराने चीजें हैं इनको ठीक करके, ताकि कि जो डेवलपमेंट के रास्ते, कंजेशन का मतलब ये है कि वैष्णो देवी के अलावा कटरा में भी कंजेशन है, उस कंजेशन को दूर करने की जरूरत है। और एक ऐसी बात है कि जिसमें आने वाले वक्त में ये कंजेशन चोकिंग मात्र वैष्णो देवी की चिंता ना हम करें, आज कटरा की भी चिंता करें, उसके ऊपर मैंने फोकस किया है। उसके अलावा मैंने एक और जो उनको कहा है, मैंने कहा कि हाउसिंग सिस्टम ऑन द लाइंस ऑफ अयोध्या एंड ऋषिकेश would be developed for the pilgrims who came or looking for a second home as they stay for the long period with the purpose of serving the deity। मतलब साफ हो गया कि आज हम हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश आप जाते हैं, तो वहां पे एक माहौल होता है सारा कि टाउनशिप बनी है। वो टाउनशिप बनने के लिए भी मैंने एक इनको कहा है कि आप टाउनशिप ऐसी बनाएं कि जिससे ये सारे का सारा वातावरण जो है मूल मंत्रमय हो जाए। ये सारी चीजें मतलब करने के लिए मैंने इस कमेटी के साथ बड़ी डिटेल में बात की है, और मुझे पूरी यकीनदानी है कि जो कमेटी इस इंसिडेंट पे अपनी रिपोर्ट देगी वो बिल्कुल फेयर और साफ तरीके से होगी। और आने वाले वक्त में कि कटरा की डेवलपमेंट कैसे हो, माता वैष्णो देवी में चोकिंग आगे ना हो, उस पर भी पूरा ध्यान रख के ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी।
बलदेव जी बड़ा अच्छा कहा आपने। मैं भी पढ़ रहा था जो आपने आज प्रेजेंटेशन दी, और उसमें आपने तारीफ की है एलजी गवर्नमेंट की, इनफैक्ट आपने प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ की है। लेकिन जो इंसिडेंट ऊपर भवन में होता है, उसकी गाज जो कटरा में गिराई गई है पर्ची काउंटर्स पे, और जिससे लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि अगर हम एलजी साहब का वो ऑर्डर पढ़ें, और आज श्राइन बोर्ड की तरफ से भी आया है कि पर्ची जो है सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से या फिर श्राइन बोर्ड की ऐप से आने वाले दिनों में, और जो सूत्रों से पता चल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वो शनिवार से ऐसा होगा। इससे काफ़ी लोगों का जो है बिजनेस प्रभावित होगा। खासकर मैं आपको बताऊं तो छोटे जो रेहड़ी वाले हैं, छोटे दुकानदार, ऑटो वाले, इनका बिजनेस काफ़ी प्रभावित होने वाला है, और छोटे गेस्ट हाउसेस, क्योंकि इनके पास जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पे, अगर मैं काउंटर नंबर 2 की बात करूं तो वहां पे पर्ची मिलती है, इसलिए लोग वहां आते हैं। तो इसको लेकर आपका टेक क्या रहेगा? क्या एलजी साहब का ये फैसला कि इंसिडेंट वैष्णो देवी भवन में होता है और गाज यहाँ पे गिराई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और आपने देखा भी होगा कल शेर सिंह जी जो बारीदारों के रिप्रेजेंटर भी रहे हैं वो, और एनसी से भी जुड़े रहे हैं, और कटरा के बिजनेसमैन हैं, और बारीदार संघर्ष कमेटी ने भी इस चीज़ को दरकिनार किया कि ये फैसला गलत है और इसको रिवाइव करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिमांशु जी, बिल्कुल ठीक आपने पूछा। ऑनलाइन पर्ची का ये मतलब नहीं हुआ कि हम सबको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पर्ची का जो बोर्ड है हमारा, उसमें फैसला हो गया है। ऑनलाइन पर्ची के बाद सॉफ्टवेयर कैसा आता है वो बड़ी बात होगी, उसको इंप्लीमेंट आप किस तरीके से करते हैं वो बड़ी बात होगी। और जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन करने की जरूरत माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि यहां पे एक वीआईपी कल्चर बिल्कुल तरीके से सब चारों तरफ से एक मतलब कि ग्रो कर गया था, जिसमें आप किसी को अकोमोडेट करने के लिए आप कभी भी मना नहीं कर सकते थे। ये मात्र एक ऐसा ही ये शास्त्र मतलब शस्त्र होगा कि ऑनलाइन सारी चीजें सारी पारदर्शिता से हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने उस बात को एड्रेस करने के लिए कि वीआईपी कल्चर को बढ़ावा ना मिले, वीआईपी लोग भी ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड रहे कि कौन आदमी जा रहा है वैष्णो देवी के लिए, उनकी कितनी गिनती है। एक प्रश्न उसको खत्म करने के लिए, अपने आप को वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये ऐसी बात जो है वो कही है। मगर मैं फिर भी माता वैष्णो देवी को कहना चाहता हूं, श्राइन बोर्ड को कहना चाहता हूं, एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि आप सॉफ्टवेयर इस किस्म का लाइए कि आप करिए ऑनलाइन। मगर ऑनलाइन करने के बाद जो हमने डे 1 से डिमांड रखी थी कि वो पुरानी परंपरा, जितनी आप कैब सेटल करते हैं कि इतने लोगों को तो स्टेट वे पर्ची मिले जी, वो स्टेट वे पर्ची कितने लोगों को मिले वो तो मैं कह सकता हूं आपको कि एनजीटी ने जो 50,000 का ऑर्डर किया था उसमें एसओपी या कोविड की वजह से उसमें 25,000 बनते हैं, 30,000 बनते हैं, वट एवर सो इट इज, वो आप उसके बाद उसको बंद करके एक जो पर्ची जैसे है, रेलवे की टिकट आपको कंफर्म नहीं मिलती मगर वेटिंग में मिलती है। वेटिंग में मिलने के बाद मैं जो समझता हूं कि वो टिकट वहां पे वेटिंग की मिलेगी, और वेटिंग के मिलने के बाद मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर भी होगा कि आपकी टिकट ऑटोमेटिकली 4 घंटे अगर आपकी वेटिंग बनती है तो अगर वो ईज आउट हो गया भवन के यात्री तो वो उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जहां ऐसा भी प्रावधान हो सकता है कि आपको टिकट पहले ही अंदाजा लगा के, मैं मानता हूं मैं वैष्णो देवी दर्शन करने के यहां पे लिए आया, आने के बाद अगर यहां पे जो एक जितनी कैब है वो सारे चले गए हैं लोग, वो कैब के मुताबिक वहां पे कितने लोग 4 घंटे में बाहर नीचे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो सकता है कि मुझे एंट्री उस पर्ची पे ही मिल जाए कि आप दर्शन करने के लिए जो हमारा वैष्णो बाणगंगा की गेट पे जाएंगे तो मैं टिकट तो ले रहा हूं 12 बजे दिन को, मगर हो सकता है मुझे वहां पे इंडिकेटर हो इस बात का कि ये आपको भवन को यात्रा प्रोसीड करने के लिए 5 बजे के बाद जाना है। तो मतलब साफ हो गया कि 5 घंटे की वेटिंग की मुझे पर्ची वहां पे मिली। और मैं कह सकता हूं कि इस इंसिडेंट के बाद ये इतना फुल प्रूफ तरीके से ये अरेंज करेंगे, और इसमें हमें भी जरूरत है कि हम इस चीज सारी को फॉलो करें और एक पैनी नजर रखें कि जिससे दुरुस्ती हो, जिससे कंफर्ट्स बढ़े हमारे, कि अनकंफर्ट ना हो। जैसे कि बहुत से लोग आते हैं जिनके पास ऐप नहीं, जिनके पास मतलब के फोन नहीं, मगर वो कटरा वैष्णो देवी में आ गए, तो वैष्णो देवी में हमारा तो ये सुझाव भी रहेगा कि ऐसे लोग जो आगे
तो पुराने काउंटर जो यात्रा पर्ची के हैं माता वैष्णो देवी उनको बंद मत करे। जिस आदमी को मतलब कि एक तरीका ही नहीं है, उसके पास फोन ही नहीं है, और मैं कह सकता हूं कि वो 20 से लेकर 25% तक यात्रा ऐसी आती है यहां पे कि जिसको दुनिया का नहीं पता, मगर वो भगत है, वो आ गया है। आने के बाद चाहे उसको रेलवे स्टेशन से, रेल से आए, जो बस से आए, जहां वो जिस भी मीन्स से यहां पे आए, वो व्यवस्था माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को ऐसी करना पड़ेगी कि उसको टिकट कंफर्म ना भी अगर मिले, अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसको कंफर्म टिकट दे दें। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो उसी टिकट में दूसरी बार वो लाइन में ना लगे, और दूसरी बार में लाइन में ना लगने के बाद आपको एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से 4 घंटे की वेटिंग है कि 6 घंटे की वेटिंग है, वो आप उसको टिकट दे दें। और मैं भी एक और भी सुझाव आपके माध्यम से आज देना चाहता हूं कि ये जो टिकट आपने पंजीकरण के लिए आगे आपने एजेंसियां लगा के रखी हैं, और एजेंसियां लगाने का मतलब ये है कि वो 6 के लोग, अगर घर की फैमिली के 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोग आप कतार में खड़े कर देते हैं, उसमें मुखिया को सिर्फ पर्ची दे दें, उसी की बहाव पे उनकी जिम्मेवारी होगी। जैसे पहले होता था उस परंपरा को करें, ताकि कि बड़ी लाइनें लगने से वो अवॉइड किया जा सके, बहुत मतलब देर लगने से अवॉइड किया जा सके। मैं अगर वैष्णो देवी के लिए आ रहा हूं, मेरे 4 बंदे फैमिली के, मेरे मेंबर अगर फैमिली मेरे साथ है, वो तो मैं ही उन करूंगा कि ये मेरी फैमिली है, जैसे कि रेलवे में भी होता है कि नाम आपको देने हैं, मगर कार्ड जो है आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड आपको अपना ही देना, और फोटो आपकी देनी। जी, एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आपने इसमें कहा कि ये पर्ची सिस्टम ऑनलाइन करने का एक बड़ा रीजन ये भी था कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जा सके। क्या ऐसा जो ये घटना हुई उसमें कोई ऐसा वीआईपी इन्वॉल्व था जिसके बाद ये घटना हुई? क्योंकि आनन फानन में इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए टिकट ऑनलाइन कर दी, तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम उस दिन ऐसा हुआ था वहां पे 1 जनवरी को 2:15 बजे कि कोई ऐसा वीआईपी मौजूद था, या कोई ऐसा वीआईपी कल्चर उस समय ऐसा चल रहा था कि उसके बाद ये स्टैम्पेड हुआ और फिर एलजी साहब ने ये पर्ची ऑनलाइन करने का ऑर्डर दिया? हमें 7 तारीख, हिमांशु जी, 7 तारीख तक इस बात का इंतजार करना चाहिए। ये सिर्फ एक कमेटी ही नहीं है जो इस बात की, आप ना नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ना का मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक कमेटी हाई पावर नहीं है कि जो ये इन्वेस्टिगेट इस चीज को कर रही है। जो मुझे लगता है और जो मेरी सूचना के मुताबिक जो है, ये अमित शाह जी की, होम मिनिस्ट्री की, और खास तौर पे 2:30 बजे अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सीओ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को फोन करके बात करते हैं, तो ये पैनी नजर पीएमओ की भी होगी, हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब जो हमारे यहाँ के मतलब मेंबर पार्लियामेंट भी है और पीएमओ में मंत्री भी हैं, ये सबकी सब नजर पूरी, मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल सरकार और खास तौर पे गवर्नर महोदय की भी इस पे है। और ये जो चीजें जो हैं, जो कि हम समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मैं तो कह सकता हूं कि अभी मैं कहने के उसके काबिल नहीं हूं। हमें 7 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, और जो सारी चीजें होंगी, शायद जिन चीजों का हमें मालूम ही ना हो, जहां हम सोच भी ना सकते हो, शायद वो ऐसी चीजें भी इस इंसिडेंट के बाद बाहर निकले। बारीदार संघर्ष कमेटी ने कहा, और आपके प्रतिद्वंदी जो एक्स-एमएलए रियासी और मिनिस्टर भी रह चुके हैं श्री जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी। आपका क्या टेक रहेगा इस पे? जुडिशियल इंक्वायरी का तो मैं नहीं समझता कि कोई वो बड़ी बात है कि जुडिशियल इंक्वायरी होता क्या, करने से क्या है। ये जो कमेटी हाई पावर बनी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कमिश्नर होम को लगाया गया है, और वो इतने डिग्निफाई आदमी और इतने बोल्ड और इतने क्यों, वो एक तो उसलिए लगाया है कि वो होम उनकी जिम्मेवारी के अंदर ही ये सारी चीज आती है। दूसरा उनको इसलिए लगाया कि वो यहाँ कटरा वैष्णो देवी में एज एसडीएम रहे हैं, इसलिए भी उनको लगाया कि एडिशनल सीईओ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी रहे हैं। और उसी के साथ जो मुकेश सिंह जी एडीजीपी हैं, उनकी ईमानदारी, उनकी बात, उनकी शख्सियत पे कोई दो राय नहीं रख सकता। और उसी के साथ जंग डायनेमिट हमारे डिबकाम साहब को जिनको लगाया है, ये कमेटी मैं कह सकता हूं कि बहुत जबरदस्त कमेटी है, और ये कमेटी अपनी फाइंडिंग बिल्कुल साफ की साफ और बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये गवर्नर साहब को और सेंट्रल सरकार को देगी। लेकिन बलदेव जी, जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहला नाम ऑब्वियसली जो आ रहा था वो श्राइन बोर्ड का ही आ रहा था, लेकिन अगर श्राइन बोर्ड के ही एक्स एम्प्लॉयज को हम इस कमेटी के मेंबर्स बना के इंक्वायरी करने के लिए कहेंगे, तो क्या ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा उन लोगों के साथ? क्योंकि श्राइन बोर्ड के खिलाफ जहां जो कर्मचारी पहले वहां काम कर चुका है, क्या वो उस हिसाब का फैसला दे पाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
होम सेक्रेटरी का मतलब यह है कि वो स्टेट का होम सेक्रेटरी है। अभी वो कहां से शुरू किया, उसने क्या हुआ, वो यहां पे अगर रहे हैं तो वो सारी बातों को यहां पे समझते भी हैं, जानते भी हैं। इसलिए ये जो कमेटी बनाई है, मैं पूरा मुतमिन हूं इस बात के लिए, सेटिस्फाई हूं मैं अपने तौर पे कि कमेटी जो करेगी और कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी वो बिल्कुल जेन्युइन और सही तरीके से होगी, और हमें 7 तारीख तक इसका वेट भी करना चाहिए। आपने अपने सुझाव में कहा कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो अनाउंस हो चुके हैं, उनको या तो शुरू किया जाए, जो आधे में हैं उनको ख़त्म करने की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन आपके ही प्रतिद्वंदी जब परसों उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बोला कि जो एक्सप्रेस वे की बात आप कर रहे हैं वो पुराना दरूड़ गांव को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आप क्या थोड़ा इसमें रोशनी डालिए कि होने क्या वाला है। हिमांशु जी, मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने आपने पहले भी कहा, इंटरमॉडल स्टेशन कमिंग अप एट कटरा। इंटरमॉडल स्टेशन जो कटरा में आने वाला है, ये मतलब के 26,000 करोड़ रुपया अमृत से लेके कटरा तक वो खर्च होने वाला है। जब कटरा तक खर्च वो होने वाला है तो ये जो स्टेशन है ये एक किस्म की बंदरगाह टाइप बनने वाली है। यहां पे वेयर हाउस बनने वाला है। वेयर हाउस इसलिए बनने वाला है कि रेल का लिंक जो है यहां से कटरा से अब कश्मीर के लिए मतलब कि तकरीबन 2 साल में हो जाएगा, और इसकी बुनियाद भी जो रखी है इन्होंने 3 साल के लिए रखी है। कल जो है ये कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा ये स्टेशन जो हमें बस स्टैंड जिसको कहते हैं कि बस स्टैंड भी इसमें, ये अल्टीमेटली जो कश्मीर की पूरे हिंदुस्तान और खासतौर अवार्ड के लिए ब्रॉड के लिए जो एक्टिविटी होगी कारोबार की, बिजनेस की, उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बनने वाला है। ये किसी को समझ नहीं आ रहा। फिर रही बात कि ये अगर कटरा तक की है तो ये इसको आगे ले जाने की, ताराकोट तक या दरूड़ तक ले जाने की क्या जरूरत है। उसको ले जाने की जरूरत इसलिए है कि ये मतलब कि ये जो हाईवे है, ये जो बन रहा है, ये कटरा से लेके इसको मतलब कि वहां पार तक, दरूड़ तक, जो जिसको आप कह रहे हैं ताराकोट तक ये ले जा रहे हैं। ताराकोट तक ले जा रहे हैं कि पुराना दरूड़ तक ले जा रहे हैं? पुराना दरूड़ और ताराकोट एक ही चीज है, वो इनकी सेम आइडेंटिटी है। तो आप पुराना दरूड़ भी कह सकते हैं, ताराकोट तक भी कह सकते हैं। अब आप पूछिए कि वहां क्यों ले जा रहे हैं। वहां इसलिए ले जा रहे हैं, आज से 2 साल पहले स्टेट सरकार ने विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक मिथाइल पार्क, जो हिंदू सर्किट के हिसाब से मिथाइल पार्क बनाने की बात कटरा में की थी, और उसके लिए 500 करोड़ रुपए का निशल स्टेज पे प्रावधान भी रखा था। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पाइपलाइन में है। वो मिथाइल पार्क की जो मुझे लगता है जो उन्होंने साइट विजिट की है, या साइट समझते हैं, वो ताराकोट के हिसाब से माता वैष्णो देवी के उन्होंने कहा था कि 6-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में होनी चाहिए। तो मुझे वो लगता है कि वो उसको प्लान कर रहे हैं। और अगर वो मिथाइल पार्क कटरा में आता है तो जैसे मुझे थोड़ा सा है आइडिया कि वो मिथाइल पार्क बहुत सी बड़ी कंपनियों से ये सारा टेकअप हो रहा है, और उनमें डिज्नीलैंड के साथ भी टेकअप होने की बात हो रही है 2 पार्टी एग्रीमेंट के जरिए, जिसमें वो शायद वो डिज्नीलैंड वाले अमेरिकन फर्म इसको बनाए। अगर वो डिज्नीलैंड वाले बनाते हैं तो उनकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगी उस मिथाइल पार्क के लिए, हिमांशु जी, जब मुझे पता चला तो मैं खुद चौंक गया। उनकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 करोड़ रुपया है। 20,000 करोड़ रुपए का अगर आप पार्क वहां पे बना रहे हैं यात्री को फैसिलिटेट करने के लिए, तो उसका मतलब क्या निकला? उसका मतलब ये निकला कि ये 6 लेन का हम वहां पे फायदा लें। जो अपनी मैंने रिप्रेजेंटेशन में कहा, मैंने कहा कि कटरा को मास्टर प्लान को रिविजिट करने की जरूरत है। ये सारी चीजें, क्योंकि जब मास्टर प्लान पहले बना तो उसमें ना 6 हाईवे थी ना मिथाइल पार्क था। ये सारी चीजें उसके बाद अपग्रेड हुई हैं, जो लाइन पाइपलाइन में है। अब मैंने जो कहा है कि मास्टर प्लान कटरा को रिविजिट करना और रिवाइज करने की जरूरत है, वो इसलिए करने की जरूरत है कि यात्री का यहां पे स्टे बढ़े। जब स्टे बढ़े तो मैंने इसमें लिखा है कि हमको उसके सिलसिले में एक टूरिस्ट सर्किट जो है, पिलग्रिम सर्किट, उसमें मैंने कहा है कि डेरा बाबा बंदा भी आए, बाबा धनसर भी उसमें आए, 9 देवियां भी आए। मैंने तो ये भी कहा है कि चढ़ाई का इलाका भी वहां पे आए, चढ़ाई मुतल का भी आए, उसमें ये देवा माई भी आए, और उसमें हमारा प्राचीन माता की जहां से शुरू में जहां आई थी भूमिका मंदिर उसकी भी मैंने बात की है। ये कहने का मतलब और सिर्फ ये है कि हिंदू सर्किट को सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो इसको वो सारा मतलब के एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये उसी की कड़ी में जब तक बेसिक मास्टर प्लान कटरा को रिवाइज नहीं हम करेंगे और सारी चीजों को उसके हिसाब से ध्यान में रख के नहीं करेंगे तो ये होना मुश्किल है। मैंने तो इसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा है
कि यहाँ पे पतंजलि के मुताबिक यहाँ पे योगा का दूसरा तीसरा यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, कॉलोनी के हिसाब से, मठ के हिसाब से, कि लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आके 2-4-6 दिन रहे, यहाँ पे रहने के बाद जग करे, कोई हवन करे, कोई सत्संग यहाँ पे चले, कोई योगा यहाँ पे चले, कोई आयुर्वेदी का चले। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये बेसिकली पुराना दृढ़ का सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि परसों जब जुगल किशोर शर्मा जी ने पहली बार इंटरव्यू में इसका जिक्र किया तो जो हमारे दर्शक कुछ हैं पुराना दृढ़ में रहते हैं उनका फ़ोन आने लगा कि अगली बार, क्योंकि एक कड़ी चली आ रही है आपके इंटरव्यू की और जुगल किशोर जी की, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर पूछेगा कि जो पुराना दृढ़ है, जो मार्केट है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा इससे? हिमांशु जी, जब डेवलपमेंट होती है तो कई जगह पे मतलब कुछ हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। रही बात ये कि ये पुरानी सोच को हम उन्हीं गलियों में फंसे रहें, उसी बाजार में फंसे रहें, उसी छोटे से बस स्टैंड में फंसे रहें। अगर आप कटरा, वो कटरा नहीं रहा कि जो एक मतलब कि आज 1 करोड़ यात्री वैष्णो देवी विजिट करने के लिए यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं। हम कटरा की सराउंडिंग को सिर्फ कटरा नहीं रहा म्यूनसिपलिटी, अब केडीए दुमेल से लेके इस दुमेल से लेके वहाँ मतलब कि भागा तक को कटरा मान रहे हैं। तो हमें अब अपनी मुट्ठी जो बंद है ना, इसको खोलने की जरूरत है। तो जब मुट्ठी खुलेगी तो उसका मतलब ये साफ होगा कि आपकी डेवलपमेंट आएगी, और डेवलपमेंट जब आएगी तो उसमें सारी बातें हाँ आएगी। आप अंदाजा लगाइए, यहां पे अगर नेशनल हाईवे आती है तो उसमें मुआवजा जो है अगर वो 4 टाइम है। 4 टाइम ये है कि मेरी जमीन अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक अगर 10 लाख रुपए की नाल है तो मुझे वहां पे 40 लाख रुपए की नाल दी जाएगी। और एक फैसला भी हाई कोर्ट का आ गया है, अब पता नहीं वो मुझे फैसला मिला तो नहीं, मगर ये है उस फैसले में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जितने भी रोड्स पीछे हिंदुस्तान में बनाती थी तो वो एक पटिशन हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि ये 8 टाइम होना चाहिए जी। अगर 8 टाइम आपको मुआवजा मिलता है किसी बात की डेवलपमेंट के लिए, आपकी जगह अगर जाती है तो 8 टाइम का आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना होगा। तो अगर मैं एक केस लूं, जब नारायणा हॉस्पिटल बना उसके बाद वहां पे एक कॉलोनी बनानी गई, लेकिन आज भी वो लोग अक्सर सड़कों पे या मीडिया के सामने आते हैं और बोलते हैं कि मुआवजा हमें कम दिया गया और ऊपर से जो कॉलोनी बनाई गई उसका मालिकाना हक अभी तक उनको नहीं मिला है, जबकि कई साल हो गए। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है और उनकी जमीनें 10,000 रुपए कनाल, 5,000 रुपए कनाल के नाम पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उस वक्त एक्वायर की थी। और वो जो बड़ी सीधी सी बात है, इक्विजिशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो महकमा माल वाले करते हैं, और उस वक्त वो जो पुराने बात है, रेवेन्यू लॉ कुछ और थे, कंपनसेशंस की गाइडलाइन कुछ और थी। आज वक्त बदल चुका है, आज बदलने के साथ साथ सारी मॉडलिटी, सारे रूल्स बदल चुके हैं। आज के वक्त में जो चीजें बनेगी वो एक बड़ी डेवलपमेंट हो कैसे रही है हिंदुस्तान में, इसी बात पे लिए हो रही है कि सब जो है पैरामीटर्स को बदला गया है। और मैं आपके साथ मुत्फिक हूं कि उन लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को बड़ा दिल करके उसको एड्रेस करके उनको मालिकाना हक फौरी तौर पर देना चाहिए। अगर मेरे भी संज्ञान में कहीं कोई बात आती है तो हम भी इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मैंने बेसिकली सवाल इसलिए आपको पूछा क्योंकि आप भी उनके रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, तो क्या आज आप ऑन स्क्रीन बोलेंगे कि आप उनका साथ देंगे ताकि उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, मैंने उनको रिप्रेजेंट किया है और मैं एक्स-एमएलए हूं। और असल में इक्विजिशन प्रोसीडिंग के खिलाफ उन्होंने एक केस किया था हाई कोर्ट में, वो पहले सेशन कोर्ट में किया है। मुझे अब लेटेस्ट स्टेटस का तो नहीं पता, मगर उनका जो मुआवजा है वो हिनास हो गया है। मुआवजा उनका जो है कोर्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक आगे आ गया है, विद इंटरेस्ट आया है। अब पूरा तो नहीं मुझे पता, मगर मुझे जो जानकारी है वो उनको हो भी गया। और मेरे ख्याल वो उस तरफ जब ये सबजुडिस हो गया तो कुदरती सी बात थी कि जब ये मसला सबजुडिस हो गया, कोर्ट में चले गए, तो हम थोड़े से बैकफुट पे भी आ गए। और लोगों ने फिर मुनासिब नहीं समझा कि अब इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम कराएं या इसको परस्यू इस तरीके से करें। उन्होंने कोर्ट के माध्यम से मेरे ख्याल उसको परस्यू किया है। बलदेव जी, बड़ा आसान हो गया है क्योंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब बारीदारों का मसला आता है तब बीजेपी के नेता कहते हैं हम बैकफुट पे आ गए क्योंकि अब वो सबजुडिस हो गया। जब मैं इनकी बात कर रहा हूं जो कॉलोनी है, तो तब आपने कह दिया कि हम बैकफुट पे आ गए। ऐसे अगर हर तबके के लिए, हर कम्युनिटी के लिए हम लोग बैकफुट आते रहे तो इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? ये मैं आपसे आज पूछना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा,
इसमें आपने बारीदारों के मुद्दे की बात की, हमारी पूरी हमदर्दी इस बारीदार मुद्दे के साथ हैं और बारीदारों के साथ मतलब कि यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने इस बात के लिए कहा भी था कि इनके लिए इंसाफ करेंगे, इनके लिए बात करेंगे। मगर कहाँ पे चूक हुई, कैसे ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, कैसे वो हो नहीं सका, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। और ये तो कह सकता हूं कि अल्टीमेटली उन्होंने जब हमारे पे फेथ खत्म हो गया तो वो एक कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया और वो अब आज सबजुडियस है। इसलिए बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम बात नहीं कर सकते, मगर मैं आपके माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भूल जाएं वो कोर्ट को, आके एक बार बात करें। बात करने के बाद आपसे बात करें, हमारी लीडरशिप से बात करें, शायद हमने की भी है। बात करने के बाद उसका पूरे का पूरा रास्ता निकालेंगे जिससे वो कोर्ट का मुकदमा भी वापस होगा और इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो हैं प्रिंसिपली मेरे ख्याल वो मानने वाली भी हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं वो मानने वाली भी डिमांड्स हैं। और मैं कहता हूं कि ये अपना थोड़ा सा अपने दिल को जो इनके कटवटाइट के बाद ही ये कोर्ट में गए, ये पहले बात कर लें और इनको अगर लगता होगा कि कहीं पे नेगोशिएट हो सकता है तो उसके बाद ये इसको विड्रा करें। और एमिकेबली इस बात के लिए हम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी एग्री करेंगे कि इनके साथ इनको पूरा हक मिले। बलदेव जी, अमृतसर के तर्ज पे आपने कहा कि कटरा को भी हेरिटेज टाउन घोषित करना चाहिए। आज करीब 3-3.5 साल हो गए म्यूनिसिपैलिटी बने हुए, जो इलेक्शन हुए थे, चेयरमैन साहब बैठे हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, हर एक वार्ड को उसका काउंसलर मिला। मैं आपको सवाल पूछूंगा, एक बेटुक जवाब चाहूँगा कि क्या वो डेवलपमेंट हो पाई जिसकी 3.5 साल पहले उम्मीद थी, और क्या इस डेवलपमेंट के साथ हम कटरा को हेरिटेज टाउन बना सकते हैं? हिमांशु जी बिल्कुल ठीक कहा। असल में क्या है कि कटरा जो एग्जिस्ट करती है वो म्यूनिसिपैलिटी कमेटी कटरा करती है जी। म्यूनिसिपैलिटी कमेटी कटरा का एक बड़ा छोटा सा दायरा है, 13 वार्ड हैं उसमें, और आप ये कह सकते हैं कि उसमें सारी वोटर पॉपुलेशन अगर उसमें हम देखें तो वो सारी की सारी 6,000-7,000 की वोटर पॉपुलेशन है। वो अगर आप कहें तो म्यूनिसिपैलिटी स्टार्ट कहां से हुई? म्यूनिसिपैलिटी स्टार्ट हुई यहां से एशिया चौक से लेके तो ऊपर हंसाली तक, और मामला खत्म हो गया। सबसे बड़ी चूक जो हुई है, पिछले दिनों सरकार ने कौंसलें बनाई हैं और कौंसलें वो क्वालिफाई करती थी कि डिस्ट्रिक्ट मेयर पे, जहां पे डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल कमेटी थी वहां पे कौंसलें आ गई। मेरी तो सबसे पहली ये सरकार से ये दुआ रहेगी, सरकार से ये डिमांड रहेगी कि कटरा म्युनिसिपैलिटी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर समझ के मुताबिक इसको उस हिसाब से काउंसिल बनाने की जरूरत है। अब जब काउंसिल जब बनेगी तो उस वक्त इसकी जो यूरिडिक्शन है एरिया के हिसाब से वो बढ़ेगी। जब यूरिडिक्शन बढ़ेगी तो उसके साथ इसके मेंबर बढ़ेंगे। अगर मेंबर बढ़ेंगे तो नजर सरकार की तेज होगी और डेवलपमेंट के सारे रास्ते इस पे खुलेंगे। मैं आपसे मुतफिक हूं कि वो म्युनिसिपल के कमेटी के पास कोई ज्यादा इख्तियारात नहीं, ज्यादा वो एड पार रखते हैं बाकी म्युनिसिपैलिटियों के साथ, और ज्यादा वो डेवलपमेंट में कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए ये कहीं ना कहीं मतलब कि सरकार को म्युनिसिपल काउंसिल्स को बनाने के बाद, ताकि कि ये म्युनिसिपल कमेटी कटरा एज ए कमेटी काम ना करे, एज ए म्युनिसिपल काम करे, तो फिर ये सारी डेवलपमेंट की बातें आगे बढ़ेंगी। आपके साथ फादर ऑफ टाउन भी हमेशा कार्यकारिणी में या कोई भी मीटिंग होती है उसमें बैठे होते हैं, आप लोग एक एटमॉस्फेयर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और भी कई नेता होते हैं। क्या कभी आवाज़ इनकी तरफ से आई कि इसको काउंसिल बनाया जाए? बिल्कुल, इनकी तरफ से जब ये काउंसिलें बनी, पिछले साल जब काउंसिलें बनी तो इन्होंने तो बीच में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हुई जिसमें हमारे प्रधान जो जिला के हैं शील मगोत्रा जी वो भी उसमें थे, सरफ सिंह नाग जी भी उसमें थे, और मतलब के नंदा जी भी उसमें थे, मैं भी उसमें था। और ये हमारा जो कोर ग्रुप है उसमें ये फैसला लिया गया था कि हम परस्यू करेंगे कि ये काउंसिल बने। और परस्यू करने के बाद ये सारा इनिशिएटिव जो था वो शशि गुप्ता जी जो सिटी फादर है उन्होंने लिया था, और जो जहां तक मुझे मालूम है, और उस सिलसिले में इन्होंने गवर्नमेंट को लिखा भी है, रिप्रेजेंट भी किया है कि इस कमेटी को आप कमेटी ना बना रखें, इसको काउंसिल बनाएं ताकि इसका एरिया बढ़े, इसके फंड्स बढ़े, इसके डेवलपमेंट के जो हैं वो आगे के लिए रास्ते और खुले। अब इसको काउंसिल बनाया जाए या पहले इसको वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाए, क्या कहेंगे आप? काउंसिल अपनी जगह है, म्युनिसिपैलिटी अपनी जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी जगह है, वो बनेगी कटरा। फिर आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि इंटरव्यू पहले भी हुआ, आपने कहा बनेगी, कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, इस पर थोड़ा
विवादित बयान आया भी था आपके प्रतिद्वंदी जी का, क्या कहेंगे आप उस पर? हिमांशु जी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, जो पिछला इंटरव्यू मेरा हुआ था उसमें मैंने जो बात कही थी वो ये बात रखी थी कि कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी इस बात को लेके बनेगी कि 1 करोड़ यात्री जो हैं वो माता वैष्णो देवी कटरा में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी इसलिए कि यहां पे 40,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है वो काम जहां रोजगार के लिए सारे जिलों से यहां पे आती है। मैंने ये कहा था कि इस जगह की सिग्निफिकेंसी को समझते हुए अब मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं, ये जो 6 लेन यहां पे आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, ये जो मिथाइल पार्क की बात हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, और खास तौर पे ये सारे का इशारा यहां पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का आप अंदाजा लगाइए, श्राइन का यहां पे मतलब के सीनियर अफसर, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जहां पे बैठते हैं, खासतौर पे मतलब के गवर्नर महोदय का डायरेक्ट माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का यहां पे लिंक है और मतलब दखल है, और ये 2nd हाईएस्ट श्राइन है हमारी कंट्री की। ये सारी चीजें इस बात को लीड करती हैं कि जो हमने डिमांड रखी है, और डिलिमिटेशन कमीशन हमारे से मतलब के बिल्कुल मतलब जस्टिफाई करेगा इस बात को कि वैष्णो देवी के नाम से यहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। बलदेव जी, बड़ी चीजें हुई, बड़े इश्यूज पे आपसे बात हो गई। शुरू हम स्टैम्पेड से हुए थे और आपने अपना पक्ष रखा कि क्या होने वाला है, लेकिन हर बार जिस नेता से बात होती है या जिस तबके से बात होती है, हम बाणगंगा को बिल्कुल भूल जाते हैं। बाणगंगा की हालत आज भी बुरी है। मैं आपको बताऊं कि एक ट्रस्ट है बीइंग इंडियन पैट्रियट्स, उन्होंने थोड़ा इनिशिएटिव लिया तो उसके बाद श्राइन बोर्ड ने एक ड्रेनेज सिस्टम शुरू किया है बाणगंगा के किनारे पे। इसके रिलेटेड हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन कोई नेता, क्योंकि अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की जननी है आरएसएस, और आरएसएस जब सुबह बोलती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तया हिंद भूमे सुखंबर दितो हम महामांगले पुण्य भूमि त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, तो हम अपनी इस भूमि को नमस्ते करते हैं। लेकिन क्या नेता नमस्ते करके निकल रहे हैं? क्या उनको बाणगंगा जिसको वो नमस्ते कर रहे हैं उसकी हालत नजर नहीं आ रही? क्या बलदेव राज शर्मा, जिनका आज नाम है, जो एक्स-MLA रह चुके हैं, इस बात के ऊपर बात करते हुए कभी नजर नहीं आए मीडिया में? कभी खुले में आपने ये नहीं बोला श्राइन बोर्ड को कि बाणगंगा को संरक्षण दीजिए? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ड्रिंकिंग वाटर का सबसे अच्छा सोर्स और पानी बहुत बाणगंगा में अभी भी मौजूद है, लेकिन जब हम रोज सुबह इसको नमस्ते करके निकल जाते हैं तो क्या कहेंगे आप आज अपने बारे में भी और बाकी नेताओं के बारे में भी? मैं बाकी के लिए तो कह नहीं सकता, मगर ये जो आपने कर्सर माता वैष्णो देवी बाणगंगा के लिए दिखाया है, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, वो बिल्कुल कंसर्न ठीक है। और ये देवका के पैटर्न पे ही होना चाहिए कि जैसे सेंट्रल सरकार ने इनिशिएटिव लेके, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनिशिएटिव लेके 300 करोड़ रुपए के लगभग का वहां पे प्रोजेक्ट वहां पे शुरू किया, और कुछ वहां पे परिस्थितियां, मैं कल ही वहां पे उधमपुर गया था, तो वो सारी परिस्थितियां चेंज आस्ता आस्ता करके हो रही हैं। और इसी बाणगंगा के लिए इसको हमने टेकअप भी किया है डॉक्टर जितेंद्र जी के माध्यम से, और उसमें टेकअप करने के, ओन करने की माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो सीधे तौर पे है, और हमने उनको भी उनके माध्यम से ये सारी बातें रखी हैं। और मैं, आपने जो जिस किस्म का ये आज बात रखी है, मैं आपको दावे के से कहता हूं कि आने वाले वक्त में हम इसको बड़ा फोर्सफुली टेकअप करेंगे, और वैष्णो देवी बाणगंगा जो है वो साफ सुथरी और देवका के मुताबिक जो है इसकी भी डेवलपमेंट हो, उसमें पूरे का पूरा हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। आखिरी सवाल रहेगा बलदेव जी, 1 तारीख से बड़ा सिनेरियो बदला है, इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया, माफी चाहूंगा, सिनेरियो बदला है, लेकिन आप होटल बिजनेस में हैं, कटरा में काफी सालों से हैं। होटल एसोसिएशन का अभी तक कोई ऐसी नुमाइंदगी नहीं आई है इस पूरे सिनेरियो में, कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि उनको इस चीज से कोई फर्क पड़ा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे श्योर है कि आप भी उसके मेंबर होंगे? होटल एसोसिएशन का काम करने का तरीका अपना है, बीजेपी के होने के नाते या एज ए विधायक होने के नाते मेरा मैं आपको एज ए होटल एसोसिएशन के मेंबर के हिसाब से ही पूछ रहा हूं कि होटल एसोसिएशन की कोई ऐसी नुमाइंदगी अभी तक पिछले 5-6 दिनों में क्यों नहीं आई है
कि जो हमें बताया कि वाकई, क्योंकि होटल जो कटरा में चल रहे हैं वो इन्हीं श्रद्धालुओं की बदौलत चल रहे हैं, ये आप मानते हैं, तो फिर अभी तक कोई ऐसी नुमाइंदगी आपकी एसोसिएशन की तरफ से क्यों नहीं हुई है? देखिए, लोग बेहतर जानते हैं इस बात पे। मैं इस बात पे टिप्पणी को ज्यादा लंबी चौड़ी करूंगा तो वो टिप्पणी हम चाहेंगे आपसे, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, होटल एसोसिएशन की मतलब ये होता है कि आज कटरा में 500 होटल है, जिसमें जो बड़ी कैटेगरी है उसमें कम से कम 300 होटल हैं। आपकी होटल एसोसिएशन का मतलब ये है कि क्या आप सब मिलके सारी बात को कहीं रख रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि उनको ये सारी चीजें रखनी चाहिए और करनी भी चाहिए। और रही बात कि मेरी 1 to 1 उनसे क्या बात हुई, उन्होंने मेरे साथ ये सारा शेयर किया था। जिस दिन ये इंसिडेंट हो गया 1 तारीख को, उनको मेरी उससे भी बात हुई। उसके बाद ये जो आज कमीशन के पेश होना था, तो कल पेश होने के सिलसिले में एक बड़ी लंबी बात उनसे हुई और उन्होंने सारी चीजों का कंसर्न भी मुझसे बताया और अपने तरीके से वो कुछ सारी चीजें रख भी रहे हैं वहां तरीके से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कमीशन के पास जैसे मैं गया था, मैंने अभी कंफर्म तो नहीं किया, कल आ भी जाएगा, कि वो गए वहां पे, उन्होंने नुक्ता जो होटल एसोसिएशन की तरफ से, कटा की तरफ से जो डिमांड्स आनी थी उनकी तरफ से वहां पे रखी गई कि नहीं रखी रही, उस पर तो मैं कह नहीं सकता। मगर मैं बीच में ये समझता हूं कि कह रहे हैं कि आपकी उनसे बात हो रही है इस मसले पे, तो आपको पता होगा ना कि वो बात रखने जा रहे हैं या नहीं रखने जा रहे। बिल्कुल मेरी बात हुई है, उन्होंने कल मेरे से बात हुई है, उनके साथ उनके एक एसोसिएट जो छोटे काकू जी है उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा भी है कि जो हमारा कोर ग्रुप है मतलब के होटल एसोसिएशन का, हम उनसे भी बात करेंगे। और दूसरी बात जो कही कि मेरा बिल्कुल होटल है और मैं मेंबर नहीं हूं एसोसिएशन का किसी तरीके से। उसका क्या रीजन है? नहीं, वो रीजन छोड़े, आप इसमें क्यों ले आए, मगर मैं उनका नहीं हूं। मगर वो मेरे साथ हर मसले में कटरा की डेवलपमेंट के लिए एसोसिएट रहते हैं, आपस में हम बात भी करते हैं, सारी चीजें भी करते हैं। मगर मैं आज मुझे मौका मिला है तो मैं एक कटरा वासियों को मैसेज भी आपके माध्यम से देना चाहूंगा। वो मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी कोई ऑफिसर कटरा में आता है ना, तो हमारी एक अब परंपरा सी बन गई है, वो चुन्नी परंपरा, पगड़ी परंपरा। जब वो आया तो हमने फौरी तौर पे उसको, चाहे वो बेल्ट फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, हम 1 मिनट नहीं लगाते कि उनको कहीं ना कहीं कोई तरीका निकाल के उनको सम्मानित करने का एक रास्ता ढूंढ के उनको सम्मानित कर देते हैं। जब आप किसके बारे में कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूं। जब सम्मानित आप कर देते हैं तो फिर आप उनके खिलाफ अगर वो गलती करेंगे तो आप कह नहीं सकते। मेरा ये कहने का मतलब है, आपके माध्यम से मैसेज देने का, जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी जहां पे हैं, एसोसिएशंस जहां पे हैं, बाकी ग्रुप जो हैं कटरा के, आप माफ करें, ये चुन्नी चढ़ाना बंद कर दें। ये जो आप पगड़ियां चढ़ा रहे हैं इनको भी बंद कर दें। थोड़ी मतलब कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल चुन्नी चढ़ाएं, आप पगड़ी भी पहनाएं, आप उनको अप्रिशिएट भी करें। मगर वो जब ड्यूटी करके यहां से वो ट्रांसफर हो जाते हैं तो फिर उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि उन्होंने 2 साल 1.5 साल उनका जो टेन्योर रहा, उन्होंने यहां पे क्या किया। अगर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया तो मैं तो कहता हूं कि ढोल नगाड़ों के साथ उनकी विदाई करो, ताकि एक रेफरेंस जाए जो आने वाला है कि जब हम विदा जहां पे होंगे तो वो हम करेंगे। और मैं ये चीज बताना नहीं चाहता था आपको, थोड़ा सा मुझे कह दिया तो मैं बता रहा हूं। और आप यकीन माने, इस कमीशन के पास भी मैंने इस बात की चर्चा की है ऑफ द रिकॉर्ड। मैं आपके सामने आ रिकॉर्ड कर रहा हूं। ऑफ की रिकॉर्ड ये की है कि क्या ये है क्या माजरा, और गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडिंग ऑर्डर्स होने चाहिए ऐसे कि आपकी पॉलिटिक्स में एंटर करने की जरूरत नहीं है जब आप सर्विस करने के लिए वहां जा रहे हैं। आपको फिर वहां पे किसी शो का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है जब आप सर्विस करने जा रहे हैं। आपकी ड्यूटी जिस बात के लिए है, आपको वो ड्यूटी निभानी है वहां पे। आप वहां अगर जा रहे हैं तो अगर आप बहुत अच्छा काम अगर करते हैं तो फिर जब आप वहां पे आपका टेन्योर खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद आप लोग अगर आपको सिर पे उठाते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे अभी तक याद है जिन लोगों ने यहाँ पे बढ़िया काम किया, लोग आज तक उनको रिमेंबर करते हैं और उनको याद करते हैं। और कभी वो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वो ऑफिसर आते हैं तो लोग पलकों पे उनको बिठा लेते हैं। तो मैंने जो आफ्ती रिकॉर्ड वहां पे जो बात की थी, वहां पे उस कमेटी के, मैंने कहा ये डिपार्टमेंट्स को आपकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि आप इस पॉलिटिक्स में मत फंसे। आपका काम सरकारी ड्यूटी पे लोगों की खिदमत करने के लिए है, आपका चीफ गेस्ट बनने के लिए और चुन्नी ओढ़ने का नहीं है। और वक्त जब आता है, जब आपका टेन्योर खत्म हो जाए, आपने काम
अच्छा किया होगा तो आप जरूर वहां पे लोग आपको सम्मानित भी करेंगे, आपको ढोल नगारों के साथ वहां से विदा भी करेंगे। और उसके बाद कभी भी लाइफ में अगर आप वैष्णो देवी के लिए आते हैं तो वो कटरा वाले आपकी आंखें बिछा के आपका स्वागत करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये इन सब बंधुओं को एक विनती करना चाहता हूं कि इस बात से परहेज करिए। लगता है कि बलदेव जी के दिल के तार को हमने छेड़ दिया, इमोशनल थोड़े हो गए। बलदेव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद उमाशु जी। तो दोस्तों, ये थे बलदेव राज शर्मा, एक्स एमएलए रियासी। इन्होंने अपनी बातें रखी, कई बातों को हमने क्रिटिसाइज भी किया, उसके इन्होंने जवाब पेश किए। आने वाले दिनों में मैं कहूँगा कि 7 तारीख जो कमेटी गठित की गई है, जो स्टैंपेड हुआ था श्री माता वैष्णो देवी में, उसको इंक्वायर करने के लिए उसकी रिपोर्ट 7 तारीख को गवर्नर को सौंप दी जाएगी, एलजी साहब को। और उसके बाद वो पब्लिक कब होती है और उसके बाद उसके क्या डिसीजंस आते हैं, क्या एक्शंस लिए जाते हैं, इसका हमें वेट करना होगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, और आप देख रहे हैं द नॉर्दर्न हेराल्ड।